हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए फिर से अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए हिस्ट्री ऑप्शनल का एक क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग अधिनियम का उद्देश्य तो अपने आप में अच्छा था, परंतु इसके द्वारा जो प्रणाली स्थापित की गई थी वह त्रुटिपूर्ण थी। तो ये रेगुलेटिंग अधिनियम कब आया था? ये आया था 1773 में। तो 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या थी? इस एक्ट को क्यों लाया गया था? तो चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो ब्रिटिश समाज के जो प्रभावी लोग थे, जो रिच लोग थे और जो वहाँ के व्यापारी थे, वो चाह रहे थे कि जो वो कंपनी के एकाधिकार का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि जो भारत से आय प्राप्त हो रही है, जो उनको लाभ मिल रहा है, उनको भी उसमें से हिस्सा मिले। और जो भारत से धन आ रहा था, उससे ब्रिटिश राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार को बल मिल रहा था, क्योंकि वो पैसों के माध्यम से ब्रिटिश संसद की सीटें खरीद लेते थे ताकि कंपनी पर कंट्रोल किया जा सके, जो उसमें काम कर रहे लोग हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। जो वहाँ का तत्कालीन कारण था, जो वहाँ का मेन कारण बना इस अधिनियम को लाने में, वो था कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने आर्थिक घाटों से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार को एक कर्ज की एक अर्जी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कंपनी को पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, तो जो प्रॉब्लम है पैसों की उसको सॉल्व किया जा सके। पर हुआ क्या कि जो ब्रिटिश संसद के लोग थे वो खुद सोचने पर मजबूर हो गए कि कंपनी के जो अधिकारी हैं वो तो बहुत रिच हो गए हैं और जो कंपनी है वो बहुत निर्धन है। इसीलिए इन्हीं सब कारणों को देखते हुए ये एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम लाया गया था, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल किया जा सके। तो चलिए अब आंसर को देखते हैं। उत्तर, कई बातों में रेगुलेटिंग अधिनियम का उद्देश्य अच्छा और सकारात्मक था। प्रथम, वह भारतीय मामलों को कंपनी के विवेक पर नहीं छोड़ना चाहते थे, वरन वह कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटेन की सबसे विवेकशील संस्था संसद के निरीक्षण में लाना चाहते थे। इस अधिनियम के माध्यम से सबसे पहले क्या किया गया? ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामलों में सीधा हस्तक्षेप किया और उन्हें कहा कि हर साल कंपनी को अपने आर्थिक, वित्तीय और सैनिक विवरण ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करना होगा, और जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके डिसीज़न वो खुद नहीं लेगी। अब उसके सारे डिसीज़न एक विवेकशील संस्था मतलब ब्रिटिश संसद ही उसके जो भी डिसीज़न होंगे वो लेगी। दूसरा पॉइंट है, भारतीय प्रशासन में गवर्नर जनरल की भूमिका को संतुलित करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अधिक विवेकशील निर्णय लिया जा सके। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो गवर्नर जनरल की भूमिका थी उसको संतुलित करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे, पर जो मेन डिसीज़न था वो गवर्नर जनरल को लेना था, ताकि कोई भी मतलब एक प्रॉपर डिसीज़न आ सके। एक बंदा डिसीज़न थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, लेकिन जब एक टीम होगी, 4-5 लोग होंगे, तो वो उस पर डिसीज़न अच्छे से ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उसी प्रकार इस अधिनियम का उद्देश्य भारत स्थित दूरस्थ ब्रिटिश क्षेत्रों को एक केंद्रीय अधिकारी के सक्षम नियंत्रण और निरीक्षण के अंतर्गत लाना था, और अंत में इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना था। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो भी भारत में क्षेत्र थे, जो भी दूर दूर के क्षेत्र थे, उनको एक अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी के नियंत्रण में लाना था, ताकि उस पर नियंत्रण किया जा सके और उनको निरीक्षण किया जा सके।
ताकि जो भी पैसा आ रहा है, जो भी कर आ रहा है, वो कंट्रोल हो सके, जिससे भ्रष्टाचार फिर अपने आप ही निरंतर हो जाएगा। मेन ये था कि भ्रष्टाचार को ही कम करना था। और कंपनी के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हुए थे कि जो लंदन में डायरेक्टर्स थे उनकी संख्या भी 18 से बढ़ाकर 24 की कर दी गई थी। एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में, और जो अब बंगाल का गवर्नर था उसको अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। मद्रास एवं बम्बई स्थित ब्रिटिश अधिकारियों के अधीक्षण का भी अधिकार दिया गया था कि अब जो गवर्नर जनरल है वो मद्रास और बम्बई को भी देख सकते हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। चलो अब देखते हैं कि इसकी सीमाएं क्या थी। भारत स्थित ब्रिटिश अधिकारियों की समृद्धि ब्रिटेन में ईर्ष्या तथा आक्रोश का कारण रहा था। ये ईर्ष्या है ऐसा नहीं है, ये ईर्ष्या है, इसको ठीक कर लेना, सॉरी फॉर मिस्टेक। इसमें कहना चाह रहा है कि जो भी भारत में जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो तो रिच हो रहे थे, तो उनको देखकर ही जो ब्रिटेन में लोग थे उनमें एक ईर्ष्या आ रही थी, उनमें आक्रोश आ रहा था, एक तरह का गुस्सा आ रहा था, उनके अंदर जलन पैदा हो रही थी कि वो कैसे इतने रिच कैसे हो गए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यद्यपि यह सही है कि पहली बार कंपनी के मामलों पर संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया, किंतु वास्तविक क्रियान्वयन में यह अधिनियम अपने घोषित उद्देश्य से दूर हट गया। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी ये अधिनियम क्यों बनाया गया था, जो भी इसमें उद्देश्य घोषित किए गए थे, अब उन सब से ये दूर हट गए थे। मतलब जो उन्होंने टारगेट सेट किए थे वो उन टारगेट को उन्होंने छोड़ दिया था। इस अधिनियम की कुछ निश्चित सीमाएं भी बनी रही। प्रथम, इसने कंपनी के अधिकारियों पर चोट की, स्वयं कंपनी पर नहीं। इसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अधिकारी काम कर रहे थे, उन्होंने इस पर तो कंट्रोल कर लिया कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन कंपनी पर नहीं कर पाए। कंपनी में अभी भी भ्रष्टाचार चल रहा था। नेक्स्ट लाइन। भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्वतः कायम रहा तथा भारतीय क्षेत्र कंपनी के अधीन ही बने रहे। इसमें कहा जा रहा है कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो अभी भी बना ही रहा था। नेक्स्ट पॉइंट। उन्नत संचार व्यवस्था के अभाव में ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में कंपनी की गतिविधियों का वास्तविक निरीक्षण संभव नहीं हुआ। इसमें कहा जा रहा है कि उस टाइम पर जो संचार व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए कंपनी की गतिविधियों को अच्छे से निरीक्षण नहीं किया जा सका, क्योंकि ब्रिटेन से इंडिया आने में काफ़ी टाइम लगता है, या फ़ोन कॉल्स वगैरह की तब सुविधा नहीं थी, इसलिए कंपनी पर उसकी गतिविधियों पर निरीक्षण संभव नहीं हुआ। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन। उसी प्रकार गवर्नर जनरल तथा उसके पार्षदों के बीच निरंतर मतभेद के कारण भारत में प्रशासनिक गतिविधियां दुष्ट प्रभावित हुईं। इसमें यही कहा जा रहा है कि जो गवर्नर जनरल थे उसके पार्षद बने थे, उनके बीच में मतभेद चलता ही रहता था, वो एक प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। और जो सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया था उसकी भी अधिकारिता स्पष्ट नहीं की गई थी कि वो किसके अंडर में काम करेगा या किस तरीके से वहाँ पे काम होंगे, डिसीज़न मेकिंग कैसे होगी, कौन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की भी कोई अधिकारिता स्पष्ट नहीं थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समस्या का वास्तविक समाधान लाने में विफल रहा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। प्लीज़ मेरी वॉइस को थोड़ा बेयर कर लेना, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, पिछले 2-3 हफ्तों से मेरा गला बहुत ख़राब है। तो आई होप प्लीज़ आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और जो भी गलती हुई होगी प्लीज़ उसके लिए सॉरी। अगर कोई चेंजेस लाना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।